एक एक्सरसाइज करनी है। तो चलो बच्चों देखिए भाई, अब आवाज बंद करने से विद्यार्थी मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, वीडियो ऑन कर दी है। किसी की आवाज किसी प्रकार की आ न जाए, बाहर कर दूंगा नहीं, 1 मिनट नहीं लगेगी। बच्चों आपका मैकेनिक्स बुक में सेकंड पार्ट डायनामिक्स चल रहा है, जिसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, सेंट्रल ऑर्बिट के नाम से है और इम्पोर्टेंट है बच्चों। 2-3 एक्सरसाइज है, 2 तो आपको कम से कम करनी ही है, पहली और दूसरी। और बच्चों इसमें पहली परिभाषा दे रखी है सेंट्रल फोर्सेस। आपने ये सब कुछ फिजिक्स में पढ़ा है। केंद्रीय बल क्या होता है? जब क्रिया रेखा की डायरेक्शन में आपका फोर्स काम करता है तो उसको केंद्रीय बल कहते हैं, यहाँ इंग्लिश में सेंट्रल फोर्सेज है। तो पहली परिभाषा आपकी सेंट्रल फोर्सेज क्या है? एक फोर्स, एक बल whose लाइन ऑफ एक्शन, जिसकी क्रिया रेखा ऑलवेज सदैव पास से गुजरती है थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट से। और बच्चों इसमें सेंट्रल फोर्सेज में हमने पढ़ा था जिसकी क्रिया रेखा केंद्र से होकर गुजरती है, तो इसका जो यहाँ पर फिक्स पॉइंट है वो सेंटर कहलाएगा। इज कॉल्ड ए सेंट्रल फोर्सेज। द फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट है, इज नोन एज द सेंटर ऑफ फोर्स। फिक्स जो पॉइंट है सेंटर ऑफ फोर्स के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है बच्चों? ए सेंट्रल ऑर्बिट इज द पथ, एक ऐसा पथ होता है सेंट्रल ऑर्बिट जो डिस्क्राइब किया जाता है एक पार्टिकल के द्वारा मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स। मतलब क्रिया सेंट्रल फोर्स का क्या है? अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स। मतलब जब पार्टिकल गति करता है क्रिया रेखा से होगा, मतलब सेंटर से होगा, तो सेंटर ऑफ फोर्स के अंडर में प्रभाव में अगर पार्टिकल के द्वारा की गई जो गति होती है और जो पथ तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम? सेंट्रल ऑर्बिट। अब बच्चों इसमें देखना जरा कुछ छोटी मोटी थ्योरम है, जैसे कि थ्योरम नंबर 1 है। अच्छा ये वाली थ्योरम बच्चों 17, 18, 19 2015 में भी आई है, इस किताब में 2015 में भी लिखा हुआ है। ये वाली थ्योरम ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल थ्योरम है, आप स्वयं करके लाएंगे। इस थ्योरम को 5 नंबर में आई होगी बच्चों। इसके बाद ये वाली बताना जरा, ये कब कब आई है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सेंट्रल ऑर्बिट 2014 में आई है। मेरी पास जो बुक है इसमें भी लिखा हुआ है। और बच्चों मैं थ्योरम को इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि थ्योरम सिर्फ डिफरेंशिएशन पर आधारित है, पूरी थ्योरम आपको ही स्वयं करनी है। समझ में नहीं आएगी तो मैं करवाऊंगा। पहली बात तो ऐसी नहीं है कि आप पूरा डिफरेंशिएशन, हर प्रकार का डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, आपके समझ में आ जाएगा। और इसमें पैडल फॉर्म में है और एक आपकी उसमें है जनरल है, एक आपका। आवाज नहीं बच्चों। तो ये दोनों डेरिवेशन मतलब पैडल फॉर्म के लिए और ये आपका यू और थीटा के लिए, मतलब आर और थीटा, पोलर फॉर्म और पैडल फॉर्म, दोनों डेरिवेशन करने हैं स्वयं। और बच्चों पेपर में इस एक्सरसाइज में इनका ही प्रयोग होना है। दोनों एक्सरसाइज में इन दोनों ही फॉर्मूलों का प्रयोग होना है, पैडल फॉर्म और पोलर फॉर्म। ये जो इस फॉर्मूले में P है कैपिटल, ये फोर्स को डिनोट कर रहा है और हमें इसी से रिलेटेड रिलेशन ज्ञात करना होता है। बता देंगे क्या है फॉर्मूला, आप प्रूफ करेंगे। अब इसके बाद बच्चों जो बाकी है ना, तो आपको प्रूफ करने के लिए इम्पोर्टेंट में केवल सवालों में छोटी छोटी कंडीशन बीच बीच में से उठकर लगनी है, तो उन कंडीशंस को पढ़ना है। वो कंडीशन कौन कौन सी है? एक तो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया, मतलब सेक्टोरियल एरिया कोई एक बार्ट है, बच्चों किसी समय पार्टिकल इस बिंदु P पर है, r, थीटा, एक ये बिंदु है
आर डैश कॉमा थीटा डैश मान लेते हैं, इसको पी मान लें और इसको क्यू मान लें। तो ये एक सेक्टर है, मतलब एक पार्ट है। इस सेक्टर एरिया में, सेक्टोरियल एरिया में जो परिवर्तन हो रहा है, जिस दर से हो रहा है, उसको कहा गया है यहाँ रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया। मतलब एक छोटा सा पार्ट, उसके क्षेत्र में परिवर्तन जिस दर से हो रहा है उसको बोला रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया। आपको तैयार नहीं करना है, प्रूफ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूले के रूप में याद रखना है। ये जो नीचे लिखा है रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट होता है एंड इक्वल टू एच होते टू, जो टोटल हाइट सवाल में यूज होगी उसके हाफ के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। निशान लगवा दे रहा हूँ, क्या क्या याद रखना है। और आप आ जाइए इसी डेरिवेशन में इक्वेशन नंबर 3 पर। इक्वेशन नंबर 3 है v इक्वल टू h अपॉन p। v इक्वल टू h अपॉन p। v आपकी वेलोसिटी, h आपकी हाइट पार्टिकल की, और ये जो p है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो आपका बच्चों ये कहते, ये जो p होता है या v होता है, ये तो फिक्स होती है बच्चों, इस पर डिपेंड करती है। ये रिजल्ट याद रखना है इसका यूज सवालों में। और बच्चों एक इसके नीचे समीकरण नंबर 4 में दे रखा है, एक आपको ये याद रखना है फॉर्मूला। समीकरण नंबर 4 में v स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी ओवर डी थीटा। तो इन फॉर्मूलाओं का प्रयोग होना है बच्चों। आवाज बंद करें जरा। जो आर्टिकल 5.4 भैया हमें कराने के लिए सवाल बहुत है, और सवाल कराने इस एक्सरसाइज में और चैप्टर में, एक्सरसाइज नहीं चैप्टर में, इसलिए ये चीजें आप स्वयं करेंगे। जो आपके समझ में डेरिवेशन नहीं आएगा उसे हम कराएंगे। इलिप्टिक ऑर्बिट या फोकस एज सेंटर ऑफ फोर्स। बच्चों इसमें 3 कंडीशन दे रखी हैं। ए पार्टिकल मूव्स, जब कोई पार्टिकल गति करता है इन एन इलिप्स, एक इलिप्स में अंडर ए फोर्स के तहत, विच इज ऑलवेज, जो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स इट्स फोकस, इसके फोकस की तरफ। टू फाइंड द, प्राप्त करना है लॉ ऑफ फोर्सेस, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स बर्थ और पीरियोडिक टाइम। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए आपका न्यूमेरिकल है, पूरा का पूरा क्वेश्चन स्वयं करके लाना है। और आज बस आपको इतना ही काम दे रहे हैं जो डेरिवेशन से संबंधित है, इससे आगे आज काम नहीं दे रहे, इतना ही करना है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके डेरिवेशन बोर्ड पर मैंने स्वयं कराए हैं और कराता आया हूँ और करवाऊंगा। इसमें बस डेरिवेशन दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं करा सकता हूँ यदि आपके समझ में नहीं आएगा। और बाकी बच्चों और कोई डेरिवेशन आज नहीं बात की जा रही है, अभी करवा दूं, पहले एक्सरसाइज के सवाल कर लो, उसके बाद करवा लेना, आज ही करना है। मतलब अपने आप कोशिश बिल्कुल करते नहीं है। देखिए अभी और भी करने डेरिवेशन में छोटे छोटे केस, बस आज इतना ही सवाल कराइए। 5.7 आर्टिकल भी करना है, प्रूफ नहीं करना है, बस इसके केस का यूज करना है सवालों में। 5.6 में भी कुछ पढ़ना है आपको, 5.5 में भी। एक्सरसाइज पर आ जाइए। एक्सरसाइज के लिए जो आर्टिकल 5.8 लिखा हुआ है उसमें 2 केस हैं, केस 1 और केस 2। सिर्फ इनका यूज है पहली एक्सरसाइज में। नमस्ते ठीक। अरे आवाज नहीं बिल्कुल।
हाँ बन रही है भाई, हाँ हाँ बन रही है। देखिए बच्चों, आपको 5.8 आर्टिकल में 2 केस बताए गए हैं जो प्रूफ किए गए हैं आज वाले दूसरे डेरिवेशन में, पोलर और पैडल फॉर्म, और सिर्फ आपको इसी पर आधारित एक्सरसाइज में सवाल करना। इस एक्सरसाइज में जो 2 फॉर्मूले हैं, दोनों में फोर्स के लिए आपसे नियम पूछता है, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन का नियम पूछता है, और जो बहुत आसान तरीके से निकाल लिया जाता है। डेरिवेशन जितना बड़ा है सवाल उतने ही छोटे हैं, और कोई सवाल बड़ा नहीं है। एक फॉर्मूला है P इक्वल टू, ये बच्चों कैपिटल P है, h स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आपका d स्क्वायर u ओवर d थीटा स्क्वायर। P इक्वल टू h स्क्वायर u स्क्वायर और u प्लस d स्क्वायर u ओवर d थीटा स्क्वायर। ये आपका h कांस्टेंट होगा, समझ में आया, और u जो हम मानते हैं 1/r को u मानते हैं और r को 1/u मानते हैं। जहां r क्या चीज है बच्चों, अरे पोलर फॉर्म में आपने खूब पढ़ा है इस फॉर्म को, अगर अपने आप भी पढ़ोगे कोई पॉइंट यहाँ है तो यहाँ तक की दूरी r है, ये एंगल थीटा है तो ये बिंदु बन जाता है r, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो डेरिवेशन भी हो जाएगा आपका। और इस डेरिवेशन से मिलती जुलती कैलकुलेशन आप कर चुके हो, चैप्टर नंबर शायद नंबर 3 था, चैप्टर नंबर 1 डेरिवेशन। तो P इक्वल टू ही आपको जो काम करना है इस P का मान निकालना है, बताना है ये क्या होगा। और ये फॉर्म है बच्चों पोलर के लिए, और एक फॉर्म है आपका पैडल के लिए। और पैडल के लिए जो फॉर्मूला है उसके लिए P जो है आपका ये है h स्क्वायर अपॉन r की घात 3 और dp ओवर d। एक मिनट, यहाँ P, हाँ P है यहाँ पर r बराबर P। इस फॉर्म में ये और ये अंतर है, ये फोर्स है एक्सीलरेशन और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको इन दोनों पर काम करना है, बहुत जल्दी याद कर लेंगे और डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आपको करने के लिए। एग्जाम्पल आप स्वयं करेंगे। बच्चों आज नहीं, देखो एग्जाम्पल पहला भी करें। अरे भैया इसमें से ज्यादातर आया ही हुआ है मामला, इम्पोर्टेंट चैप्टर है।
दूसरा एग्जाम्पल भी करें, तीसरा एग्जाम्पल भी करें। 2018 में निकालना है इस चैप्टर में से। भैया तुम्हें ये बता दूं कि ये जो पूरा पोर्शन है बराबर बराबर भागों में बढ़ता है लगभग। आपका 2 यूनिट तो है उसकी स्टैटिक्स की और 3 यूनिट है इस डायनेमिक्स की। पेपर आता है 70 नंबर का करने के लिए, तो लगभग 40 नंबर आता है डायनेमिक्स से और 30 नंबर आता है आपका स्टैटिक्स करने के लिए। पेपर आता है 115 नंबर का, समथिंग 15 का नहीं 110 नंबर का, जिसमें से आपको 70 नंबर करने होंगे। 70 नंबर ये आएगा तो बहुत, लेकिन तुम्हें इतना करने के लिए नहीं मिलता क्योंकि एक प्रश्न छूट में निकलता हर यूनिट में 10 नंबर। फिर भी ये मानो कि ये चैप्टर 10 नंबर तक आ सकता है। उंगलियों पे रटे हुए हैं क्या आती है, लेकिन अभी पहले पढ़ लें उसके बाद में निकलना क्या कैसे करना है। अभी एक तरफ से पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी करना है बच्चों, 4 भी करना है। 4 बहुत बड़ा है एग्जाम्पल, 5वां एग्जाम्पल छोड़ देंगे आप। एक्सरसाइज में 10 सवाल हैं। कितने हैं? 10। 6 या 7 सवाल करने हैं बस आपको। एक्सरसाइज, हाँ बोलो बहन बोलो। मेरी आवाज कट रही है तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ब्लूटूथ अभी 100% चार्ज लगाई है मैंने। बच्चों और भी बच्चे बताना क्या सब कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर इनको प्रॉब्लम हो रही है? हो सकता। अच्छा मेरी कट रही है तो भैया फिर एक काम करो, मैं ब्लूटूथ हटा दे रहा हूँ। जब सवाल खत्म किया करूंगा तब तुमसे पूछा करूंगा, ठीक है? ब्लूटूथ हटा रहा हूँ क्योंकि देखो अभी भी 100% दिखा रहा है ब्लूटूथ की बैटरी, तो अब पता नहीं क्या है। मैं ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ। चलिए बच्चों ब्लूटूथ हटा दी है मैंने। आवाज नहीं तो बच्चों सवाल देखेंगे आप। भाई बात बंद कर लो। क्वेश्चन नंबर पहले में 3 पार्ट दिए हैं। दूसरा पार्ट मैं करा रहा हूं जो 2014 और 17 में आया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो इस बच्चे ने लिख रखा है। और क्या है बच्चों? R = A × e⁻θ × cos अल्फा, ये दिया है आपको। और बात नहीं करो बच्चों। और आपको क्या करना है सवालों में? देखिए, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द पोल अंडर विच द फॉलोइंग कर्व आर डिस्क्राइब्ड। बच्चों ध्यान से देखिए, आपका आर और थीटा का रूप है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? पोलर वाला फॉर्मूला। पोलर वाले फॉर्मूला में देखिए क्या क्या चीज यूज हुई है। P = कैपिटल P = h² 2² और आपका u + d² u/d²। अगर दिया हुआ सवाल R में है तो R = 1/u रखकर काम करेंगे। यहाँ ये सवाल हमारा किसमें है? R में, और u में दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे देखिए पहला वाला एग्जाम्पल है, R में दे रखा है तो आपको 1/u में रख के सवाल को आगे बढ़ाना है। क्यों? रीजन देख लीजिए, क्योंकि इक्वेशन में u का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2 बार है, इसलिए करना है। तो हमारे पास यहाँ आ रही है तो हम इसको u में कन्वर्ट करेंगे। लेट R = कितना? 1/u। देन तब आपके पास ये होगा 1/u = a e⁻θ × cot अल्फा। बच्चों आप उसके अकॉर्डिंग देखिए, आपको लॉ ऑफ फोर्स याद करना है एक्सीलरेशन के लिए इतना, तो आपको इस टोटल का मान निकालना है। टोटल का मान निकालने के लिए
आप यहाँ से u का मान रख सकते हैं, यहाँ भी और इसका मान और रखना है। इसका मान निकालने के लिए बच्चों इसका लॉग ले लीजिए पहले और थीटा के रेशो डिफरेंशिएट कर दीजिए, या 1/u को उल्टा कर दो u की घात माइनस है और फिर उसका थीटा के रेशो में डिफरेंशिएट कर दो। जो आपको करना है किसी भी तरीके से आप निकालें, आपको d²u/d थीटा² निकालना है। चलिए मैं इसका लॉग ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? लॉग। टेकन लॉग ऑन बोथ साइड्स। जरा ध्यान से देखना, लॉग ले रहा हूं तो log 1/u कहीं से भी कर लो, ये कोई फिक्स नहीं कि लॉग लेकर छोटा होगा या बिना लॉग, कोई लॉग लेकर छोटा होगा, कोई लॉग लेकर बड़ा हो जाएगा। log a e की पावर थीटा इंटू कॉट अल्फा, log a प्लस log e की पावर थीटा इंटू कॉट अल्फा। बच्चों log a ये चीज बाहर आएगी थीटा इंटू कॉट अल्फा और log e की वैल्यू 1 हो जाएगी। मैं लिख ही नहीं रहा हूँ इसको। log 1 माइनस u को क्या लिख सकता हूँ? log 1 माइनस log u। log 1 0 होता है तो इसको माइनस log u लिख लिया। अब मैं इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। थीटा के रेस्पेक्ट में क्या लिख रहा हूँ? डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा? -1/u। आवाज ना बच्चों, du/d थीटा और इजिकल टू 0 इसका, और थीटा के रेस्पेक्ट कर रहा हूं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? केवल कॉट अल्फा। अरे log a 0 और थीटा के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो कॉट अल्फा कांस्टेंट, थीटा का रेस्पेक्ट में e। अब देखिए ध्यान से, माइनस उधर भेज दिया, 1/u du/d थीटा इजिकल टू कितना? माइनस कॉट अल्फा। एक काम करो बच्चों में, माइनस ये u ही भेज दिया करो। अब मुझे फिर से करना है, तो d²u/d थीटा² माइनस कॉट अल्फा तो कांस्टेंट है और u का कितना? du/d थीटा, और हमने du/d थीटा का मान निकाल लिया है, तो यहाँ रख दो माइनस कॉट अल्फा माइनस u कॉट अल्फा माइनस प्लस u कॉट² अल्फा। देखिए क्या लगा ऊपर, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्सेस। तो टू फाइंड, प्राप्त करने के लिए, द लॉ ऑफ फोर्सेस वी हैव, हम रखते हैं द इक्वेशन, वी हैव द इक्वेशन, हम इक्वेशन रखते हैं क्या? E इक्वल टू h² u प्लस d²u/d थीटा²। अब बच्चों बस इसमें मान रखना और कैलकुलेशन करनी है। कभी कभी कैलकुलेशन बहुत सिंपल होगी और कभी कभी कैलकुलेशन बहुत टिपिकल होगी। इसकी वैल्यू कितनी? u cot² अल्फा। आप पहले इतना उतारिए बहुत जल्दी। अब डिस्टेंस, ठीक है, या पोजीशन, फर्स्ट पार्ट आप स्वयं करोगे इसका। बच्चों एक सवाल थर्ड में से पूछ लो, ये पैरेलल फॉर्म में आ गया। r²/d3 और बच्चों dp/dr कैपिटल B बराबर पैरेलल फॉर्म में फॉर्मूला h²/t3 dp/dr। इसको रफ कर दूं, उतर गया होता? नहीं, जल्दी उतारिए। मुझसे पूछ लो आप।
क्या तुम क्या पूछना? ये भेयर h² a² जो है वो पेनी कांस्टेंट है। इस बराबर को उठा के प्रोपोर्शनल साइन लगाएंगे तो ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा। अब तो कर दो बच्चों रफ। अपने आप कर लेंगे। देखिए चलिए बच्चों, पैरेलल फॉर्म का सवाल तीसरे में से कौन सा पार्ट करवाओगे? पहला। बच्चों 3 तक के सवालों के लिए ऊपर ही लिखा हुआ है, लॉ ऑफ फोर्स याद करना है। R² = 2AB है। बच्चों आपको लॉ ऑफ फोर्स याद करना है। इक्वेशन P और R देखते ही समझ जाओगे पैरेलल फॉर्म में। और पैरेलल फॉर्म के लिए जो कैपिटल P है h² / t³ और dP/, मतलब P का R के रेस्पेक्ट में। अब जरूरी ना तुम P का R के रेस्पेक्ट में करो, तुम R का P के निकाल लो, उल्टा करते हैं। तो यहाँ से तो हम किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं? P के रेस्पेक्ट में। 2R/dR/dP और ये क्या हो जाएगा? 2 है dR/dP जो है उसका उल्टा कर देना, आपका वो dP/dR का आएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ? नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू बच्चों, डिफरेंशिएट लॉग लेकर भी हो सकता है। लॉग लेकर उस समय करना जब ज्यादा बड़ी घातें हो और आपको ये लग रहा हो कि अगर हम बिना लॉग लिए करें तो हमारी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, डिफरेंशिएशन फाइनल तब लॉग लेकर करें। अदरवाइज अगर ये लगता है कि सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो लॉग लेने की आवश्यकता आपको नहीं। 2R dR/dP, 2A dR/dP, A/R आपको चाहिए dP/dR, R/, लिखोगे V है, हम रखते हैं P = h² t³ और आपका dP/dR। ये भी P डिस्टेंस ही है आपकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और बच्चों क्या dP/dR, ये कितना? R/A। और देखना जरा कैपिटल P की जो वैल्यू हो गई, ये हो गई आपकी h²R/AP3। जरा नियम देखना क्या दे रखा है इसका, सिंपल दे रखा होगा बिल्कुल है। P को R में चेंज करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला जानते हैं। हाँ, यहाँ से रख दोगे P की वैल्यू h²R/A। P की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? R²/2A और यहाँ P की घात 3 है तो R की पावर 6 और 2 की घात 3 8, A की घात 3। तो बच्चों क्या हो जाएगा? देखो ऊपर पहुंच के 8 A² और इंटू h² और R की घात। अब ये सब कांस्टेंट है, P प्रोपोर्शनली ये आपका देखो। मतलब कहने का ये है, अगर पोलर फॉर्म में तो U नहीं छोड़ना, U को R में बदलना है। और आपकी पैरेलल फॉर्म में तो P नहीं छोड़ना, R में लाना है।
आवाज नहीं बच्चों। जरा देखना, सिंपल तो सवाल खत्म हुए, अब आगे लैंग्वेज के। लैंग्वेज के सवाल में ए पार्टिकल डिस्क्राइब, भाई बात नहीं उतर गया नहीं, जल्दी लिखो, जो हाथ चला रहे हैं भी जल्दी बंद करो लिखना। समझो, ए पार्टिकल डिस्क्राइब, कोई पार्टिकल डिस्क्राइब करता है द कर्व, इस कर्व को। आर थीटा मतलब पोलर है, अंडर ए फोर्स के अंडर टू द फोर्स, फाइंड द लॉग फोर्स। क्या कोशिश करेंगे स्वयं? पहले में जो 3 पार्ट है ऐसा सवाल नहीं है। 5वां सवाल, ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए सर्किल, पार्टिकल डिस्क्राइब करता है किसको? एक सर्किल को। पोल ऑन इट्स सरकमफेरेंस, इसके सरकमफेरेंस पर अंडर ए फोर्स भी टू द फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। मतलब बच्चों जो कंडीशन दे रखी है तो वो सर्किल को डिस्क्राइब कर रहा है। और पोलर फॉर्म में सर्किल जो है, 2 इक्वेशन होते हैं, आर इक्वल टू 2a cos थीटा या आर इक्वल टू 2a sin थीटा। 2a डिपेंड करती है डायमीटर क्या है आपका। अगर डायमीटर 2a है तो 2a आ जाएगा। अगर रेडियस a दे रखी है तो भी बाहर 2a आएगा। रेडियस 2a दे रखी है तो डायमीटर 4a हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से डिपेंड करता है। और अब बात ये आएगी कि हम यहाँ cos थीटा का यूज करें या sin थीटा का यूज करें। समझ में आया? cos थीटा का यूज करें या sin थीटा का यूज करें। क्या लिखा हुआ ऊपर? क्योंकि और के नीचे तो इक्वेशन दे रखी है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर और के ऊपर वाला पार्ट होगा तो आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए सर्किल, पोल ऑन इट्स सरकमफेरेंस। पोल जो है किस पर है? इसकी सरकमफेरेंस पर है। एंड ए फोर्स पी टू द पोल, इतने। मतलब ये है बच्चों, मैं चित्र बता दूं, और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी तुमने पढ़ा था, पोल बाई एक्स के अलोंग होता है, ठीक है। इनिशियल लाइन एक्स अक्ष के अलोंग होता है, इसके लिए होता है इनिशियल लाइन एक्स अक्ष के लिए होता है। तो सरकमफेरेंस किस पे बता रहा है ये? पोल ऑन इट्स सरकमफेरेंस। बच्चों थोड़ी लैंग्वेज सही नहीं लिखी तो भैया पूरा पोल सरकमफेरेंस पर कैसे हो जाएगा? सरकमफेरेंस तो अर्धी को कहते हैं ऐसे। हाँ, ये इस तरीके से यूज हो सकता है, पर अगर आपका सर्किल इस पोल पर बनता है, ये कह सकते हैं सर्किल पोल पर बनता है, तो बच्चों सर्किल पोल पर बनता है तो, और ये जो है हमारा 2a है, यदि रेडियस हम सेंटर यहाँ माने और रेडियस ए माने तो हमारा इक्वेशन होता है 2a sin थीटा। क्या होता है? 2a sin थीटा। और अगर हमारा जो सर्किल है वो किस पर बनता है? एक्स अक्ष पर, अर्थात इनिशियल लाइन पर बनता है, तो इक्वेशन सर्किल फिर ऐसे बनता है और इसका इक्वेशन होता है 2a cos थीटा। ये डेफिनेट कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन इसमें लैंग्वेज में भाई पहले तो यही चीज गलत लिख रखी है, पोल ऑन इट्स सरकमफेरेंस, पोल सरकमफेरेंस पर, सेंटर कह सकता है सरकमफेरेंस पर, तो सरकमफेरेंस पर नहीं, पोल पर सेंटर कह सकता है सरकमफेरेंस के लिए सर्किल का। बच्चों आवाज बंद करो 1 मिनट। चलो इसका मतलब मैं तुम्हें बस समझा दूंगा, थ्योरी में जो लिखा है फिलहाल आप इस इक्वेशन को ही लिखो 5 में, जो नीचे इक्वेशन लिखी है r इक्वल टू 2a cos थीटा। थ्योरी में जो है वो समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है,
क्योंकि इक्वेशन को जब सर्किल इनिशियल लाइन पर बन रहा है तब हम कॉस का यूज करते हैं, और पोल पर बनता है तो हम साइन का यूज करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में खूब तुमने पढ़ाया है, हमने भी पढ़ाया है। तो इक्वेशन देखो, फिलहाल नीचे और वाले सवाल को मान के चलो कि ये दे रखा है आपको, तो आपकी इक्वेशन क्या है, r इक्वल टू 2a cos थीटा। और मुझे ये बताइए कि इस सवाल की कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं, क्योंकि पहले सवाल में आपको बताया है, एक सवाल और बताऊंगा इसका, लेकिन थोड़ी टिपिकल कैलकुलेशन का। तो पांचवा सवाल भी आप स्वयं करें बच्चों। छठा सवाल आया है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स द कर्व r इक्वल टू a sin थीटा अंडर ए फोर्स T टू द फोर, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। तो बच्चों ये 2015 में भी आया है, और आपको इस छठे सवाल को कर लो और एक सवाल करवाऊंगा साथ में, 2 सवाल कर लो। ये कहोगे सर जी ने तो बहुत सवाल छोड़ दिए, तो एक छठा कर लो आप। क्या कह रहे हो? मैट्रिक्स 2 घंटा। हाँ मैट्रिक्स आवाज बंद देगी। इस सवाल को कर लो, मैट्रिक्स है ना, इस सवाल को कर लो। r इक्वल टू a sin कितना tan थीटा। बच्चों क्या पूछा, वही पूछा, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। आवाज बंद करें, काम वही कि आपको r को u में बदलना है पहले, और लिखोगे लेट, बच्चों आवाज बंद, r इज इक्वल टू 1 अपॉन u। आपका इंप्लाइज करेगा 1 अपॉन u इज इक्वल टू a sin थीटा, इंप्लाइज करेगा u इज इक्वल टू कितना बच्चों, 1/a कोसेक tan थीटा, नीचे जाएगा ना 1/a sin, कोसेक हो जाएगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें चाहिए d स्क्वायर u ओवर d थीटा स्क्वायर, तो du ओवर d थीटा इज इक्वल टू 1/a, और कोसेक थीटा का क्या होता है, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, माइनस कोसेक tan थीटा इंटू कॉट tan थीटा, और n थीटा का दोबारा करना है तो वो n हो जाएगा, माइनस n अपॉन a। और बच्चों जरा देखना, 1 अपॉन a कोसेक n थीटा का वापस अपना मान u रख दो, माइनस n, इसको मानना 1, चलो कुछ मत मानो, डायरेक्ट लिखो, माइनस n इंटू u कॉट n थीटा d ओवर d थीटा। और यहाँ लिख देना यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का प्रयोग। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन का प्रयोग कर रहे हो आप, तो du ओवर, ये तो हो गया, आप दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, d स्क्वायर u ओवर d थीटा स्क्वायर, माइनस का ये आपका कांस्टेंट हो गया n कॉट n थीटा, कांस्टेंट नहीं बच्चों, कॉट n थीटा कांस्टेंट नहीं, क्योंकि आप थीटा के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हो, बाहर बस माइनस n आएगा। देखिए u और कॉट n थीटा कितना हो जाएगा आपका बच्चों, कॉट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर n थीटा, और n थीटा का दोबारा करेंगे तो n हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ओके, कॉट n थीटा, और u का करेंगे तो du ओवर d थीटा। बच्चों बात बंद कर लो, तो d स्क्वायर u ओवर d थीटा स्क्वायर माइनस m n, u की वैल्यू देखिए क्या है भाई, u निकालेंगे जरूरत के अनुसार, अभी फिलहाल इतना ही लिखा रहने दे रहे हैं, माइनस का एम यू कोसेक स्क्वायर। बच्चों आप आवाज बंद कर लो, कोसेक स्क्वायर एन थीटा, प्लस का कॉट एन थीटा, और डी यू बटे डी थीटा क्या है, माइनस एन यू, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस एन यू और कॉट एन थीटा, स्क्वायर कर दिया, कॉट स्क्वायर एन थीटा, माइनस एन यू कॉमन बाहर, माइनस तो माइनस प्लस एन स्क्वायर यू कोसेक स्क्वायर एन थीटा प्लस कॉट स्क्वायर एन थीटा। भाई ये आप सभी विद्यार्थी बात करना बंद कर दें,
जरा एक बात देखिए, आपको थीटा खत्म करना है, आपको आर के ही रूप में लाना है, थीटा खत्म ही करना है। क्या तरीका है कि आप थीटा खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं खत्म। कोसेक एन थीटा के रूप में ले आइए या साइन एन थीटा के रूप में ले आइए, इसका यूज करके आप थीटा खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ तो आप कोसेक एन थीटा डायरेक्ट लिख देंगे, वो जो कॉट दिखाई दे रहा है उसको कोसेक के रूप में ले आइए। कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस 1 एन स्क्वायर यू कोसेक स्क्वायर एन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस 1। समझ गए फॉर्मूला? अब देखिए 2 कोसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस का 1 डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर यू। अब यहाँ से 2 कोसेक एन थीटा की वैल्यू यहाँ से यू ए स्क्वायर है और यू स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगी और माइनस का 1। क्या यहाँ से आप आर को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं हो पाएगा। यहाँ यू स्क्वायर है और यहाँ क्या है? अगर यहाँ भी u होता तो u बाहर आ सकता था। अब आप जरा कोशिश करो, हो जाए मत। नहीं यार, माइनस 1 परेशान कर रहा है ना। वैसे जरूरी नहीं है, कोशिश करते हैं हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो डायरेक्ट लिख दिया जाता है। देखना कहीं इसमें हो ही ना रहा हो, दिमाग लगाए थमेगा। देखो किसमें दे रखा आंसर, आर में वेरीज करवाया है बच्चों। अगर आर में वेरीज करवाया है तो होगा P प्रोपोर्शनल टू, पर दिमाग से देखें अलग अलग टर्म में लिख रखा है, इसमें लिखा है, इसलिए एक साथ कॉमन लेकर नहीं आएगा आपको। तो आप एन स्क्वायर 2 और ए स्क्वायर और यू की है 3 और माइनस कितना हो जाएगा आपका एन स्क्वायर तो डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो अभी तुमने बस इसका मान निकाला है, अभी पुट भी तो करना है। पहले इतना उतारिए जिसको भी उतारना है। भाई पानी है क्या? आज हो ना, मैं वो आज बोल रहा आवाज नहीं। बच्चों जो विद्यार्थी मैसेज भेज रहे हैं जरा आप बताना क्या कहना चाह रहे हो। मैं फोन के ही पास खड़ा हुआ हूँ, ऐसा तो नहीं कि आप आपस में ही चैटिंग चल रही हो। चेक कहाँ से करूँ? यहाँ से ये आवाज नहीं। अच्छा आपस में चल रहा है डिस्कशन, एग्जाम्पल कौन कौन से करने। अच्छा वीडियो बन रही है तो चलें सागर, ज्योति ही कट हो रही है। अच्छा ये बॉयज के लिए पुरानी है, चलो भाई। कोई नहीं बच्चों आपने अगर उतार लिया होगा, रफ कर रहा हूं मैं, इतना रफ कर दूं केवल फिलहाल। देखिए नाउ अब वो बी है वो हम रखते हैं बच्चों। आपकी इक्वेशन P इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर और फॉर्मूला में क्या u प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर एच स्क्वायर यू प्लस, और इसकी वैल्यू हमने निकाली है 2n स्क्वायर ए स्क्वायर यू की घात और माइनस कितना n स्क्वायर यू। तो ये एच स्क्वायर यू स्क्वायर 1 माइनस n स्क्वायर यू
और प्लस 2n² u की घात 3। अभी भी समस्या सॉल्व नहीं हो रही। अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ u की घात 3 हो जाएगी और यहाँ करेंगे तो u की घात 5 हो जाएगी। इसी रूप में दे रखा है आंसर। ठीक है बच्चों, अच्छा इसको अच्छा उससे तो कांस्टेंट में कोई परेशानी नहीं है। आवाज नहीं, h² u² 1 - n² u के स्थान पर आप 1/r लिख देंगे और यहाँ 2n² a² बटे कितना r की घात 3 लिख देंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एक बटे। अच्छा आवाज नहीं बच्चों, ये इसमें a और आ रहा है, हमारा ये कहाँ रह गया है, हम कुछ अच्छा ये हमारा है बाहर अंदर मल्टीप्लाई कर ली है। और एक काम इसने ये तो बेकार में ही किया है ना, माइनस कॉमन लेके लिखा, इसको कोई जरूरत नहीं है। तो P = आवाज नहीं भाई, h² 1 - n² u की वैल्यू 1/r होती है तो 1/r², ये 1/r की घात 3 हो जाएगी और प्लस ये 2n² h² a² और 1/r की घात कितना 5 हो जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन है थोड़ा बहुत, h² हाँ तो इसको कांस्टेंट मान के इसको h² को हटा दिया जाएगा। बाकी जो भी आ रहा कॉमन उसे कॉमन ले लो और हटा दो कांस्टेंट मान। पूरा नहीं आ रहा है पर कॉमन, जितना भी आ रहा है उतना ले लीजिए और हटा दीजिए। आवाज नहीं, तो P = देखो केवल h² कॉमन आ रहा है, 1 - कितना n² और बटे r की घात 3 प्लस 2n² और आपका a² और बटे कितना r की घात 5। इसको आप ऐसा लिखो, आपकी जो किताब में लिखा हुआ है ये पहले लिखा हुआ है और फिर इसमें से माइनस कॉमन ले गए, n² -1 लिखा हुआ, कोई आवश्यकता नहीं का पैसे। बच्चों आप 7वें सवाल को और करके लाएं, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कल हमसे पूछें। और अब हम मैट्रिक्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आज हम घर से ही सोच कर आए थे कि आज मैट्रिक्स 2 घंटे पढ़ानी है आपको। कारण क्योंकि हमने जो पिछली एक्सरसाइज थी वो 3 सवालों में बांटी है, पिछला चैप्टर आयगन वाला, उसमें एक ही सवाल हुआ है, अभी 2 सवाल आज ही कराने हैं और दोनों बड़े बड़े सवाल हैं। अब तुम भी कल तैयार होकर आना बहुत बड़े बड़े सवालों के लिए। सवालों पर चलिए